थर्मोडायनामिक्स का मतलब, थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनामिक्स का मतलब होता है मूवमेंट और मोशन। तो जब हीट मोशन में रहता है या हीट मूव करने लग जाता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, कहीं पे अगर हीट का ट्रांजेक्शन चलता है, हीट एक्सचेंज होता है, तो हम उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली एक तो हम थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली एंथैल्पी, वर्क डन, आपका रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये सब प्रोसेस वगैरह देखेंगे। और इसमें और एक पॉइंट आता है जिसे हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं, और जो कि आपका एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। थर्मोकेमिस्ट्री में हम रिएक्शंस पे चलते हैं प्रॉपर। क्लियर ना? ये थ्योरी है कि किस तरीके से वर्क डन होता है, किस तरीके से हीट जो है। इसमें कुछ मैसेज डाला है क्या? अच्छा ठीक है, ओके। और किस तरीके से हीट का फ्लो होता है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, रिवर्सिबल क्या होता है, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, ये जो चीजें हैं हम थर्मोडायनामिक्स में अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये खत्म हो जाने के बाद हमारा एक मेन क्वेश्चन बचता है इसका, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, प्रॉपर रिएक्शंस होता है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसके अंदर आपका हेस लॉ आ जाएगा, बॉर्न हेबस साइकिल आ जाएगा, ये जो आगे की है वो सारा हमारा फिर उसे डन करना है। मोस्टली उसी से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स आपको बता दिया गया है कि जब हीट मोशन में रहता है या हीट का एक्सचेंज होता है तो हम उसे थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आप थोड़ा नोट डाउन कर लो, टॉपिक हमें क्या क्या करने हैं। सबसे पहला है, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो वो बेटर रहेगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग। राइट डाउन, सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है। सेकंड है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या होता है। थर्ड में चलेंगे, स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शन क्या होता है। वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आपको दे सकते हैं, स्टेट फंक्शन। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है, अगर हम चले तो इसके बाद एक आपका एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सारे शॉर्ट नोट वाले हैं। हाँ, ये सारे शॉर्ट नोट में आ जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट में हम चलेंगे कि ट्रिपल पॉइंट के बारे में तो आपको ऐसे ही बता दूंगी मैं बीच में। उसके बाद हम चलेंगे हीट एंड वर्क डन, ये टॉपिक है। उसके बाद हम चलेंगे हीट एंड माय सिक्स्थ पॉइंट विल बी वर्क डन। क्लियर ना? ओके, अच्छा। अब हम सेवेंथ पॉइंट में चलेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। राइट डाउन, एक ही टर्म में लिखवा देती हूँ, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक। और आप ये कहाँ पे पढ़े वो याद करना, आपने स्टेटसोमेट्री में पढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपने पढ़ा, उसका मीनिंग जो है आपको पता है क्या होता है। आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, एंड 8 पॉइंट में हम पढ़ेंगे, पहले इतना कर लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। एंड 9 पॉइंट आपका है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ओके, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हमें जानना है। और मैं पूरा यहाँ पे बता देती हूँ आपको बेसिकली क्या क्या टर्म हमें यहाँ पे देखना है। और एक यहाँ पे आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बाद, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बाद हम सीधे चलेंगे हीट कैपेसिटी, वो भी हम इसी के अंदर कर लेंगे। इसके अंदर
आप क्या क्या पढ़ोगे मैं बताती हूँ। सीपीसीवी, आपने नाम सुना है सीपीसीवी का? स्कूल में जब थर्मो करवाया गया होगा आपको। यस मैम। सीपीसीवी के बारे में जाना है आज। हीट कैपेसिटी सीपीसीवी एंड स्पेसिफिक हीट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग विंशु। हीट कैपेसिटी सीपीसीवी एंड स्पेसिफिक हीट के बारे में हमें पढ़ना है। और ये सारे डन होने के बाद हम एक टर्म पे चलेंगे, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा यू कैसे डिराइव होता है, थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया है, लास्ट पॉइंट बता देती हूँ। और ये लास्ट पॉइंट जानने के बाद हमारा जो बाकी रेस्ट टॉपिक्स बनेगा ना, वो आ जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री में। ये थर्मोडायनामिक्स में आपको बता दी हूँ सिंपली, ठीक है। इंटरनल एनर्जी चेंज पढ़ेंगे एंड राइट डाउन द लास्ट टॉपिक, दैट इज माई एंथैल्पी चेंज। और उसका एक्सप्रेशन वगैरह क्या होता है वो सारा जानेंगे। आज इनका पेपर ओवर भी हो गया है ना, उनको भी आज ज्वाइन करने की क्लास कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि थर्मो एक ऐसा चैप्टर है, ये एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्था को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए था क्लास। इनका खत्म भी हो चुका है, वो आके ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनका फिर फ्यूचर प्लान उस तरीके से है कि हाँ एंट्रेंस वगैरह देना है तो ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा। और हीट कैपेसिटी सीपीसीवी में मैं आपको सीपीसीवी रिलेशनशिप होता है उसमें, जिसमें कि आपका सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये डेरिवेशंस वगैरह प्रॉपर दिया जाता है। तो आई टेल यू देयर, मैं आपको वहां पे बता दूंगी। तो ये जो आपको पॉइंट बताया मैंने 12 पॉइंट है। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शन क्या होता है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सारे शॉर्ट नोट में आ सकते हैं। हीट इज क्यू एंड वर्क डन इज डब्ल्यू, ये क्या होते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेशन में डाले जाते हैं। एंड आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। देन साइक्लिक क्या होता है, रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट को लेकर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करा जाता है, इंटरनल एनर्जी। हो सकता है मैं ऐसा करूं कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बाद मैं आपको पहले एनर्जी पढ़ा दूं, फिर ये पढ़ा दूं, फिर हम हीट कैपेसिटी में चलेंगे। 10 पॉइंट को हम एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो आपको शायद इनकी जरूरत पड़े नीचे वालों की, तो उसको लास्ट में पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी को। देन कम्स माय इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा यू एंड एंथैल्पी चेंज, सारे एक्सप्रेशन सारे फॉर्मूले आपको मैं ब्रीफ में बता दूंगी, क्लियर ना। चलते हैं सबसे पहला पॉइंट में, चलते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है। अच्छा आज मैं आपको और एक काम करूंगी, आज आपको मैं नोट्स दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डिक्टेट या यहाँ पे प्रॉपर आपको लिखवाना नहीं पड़ेगा चीजों को, आप खुद नोट्स से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जो इंपॉर्टेंट है लिखवा दूंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप नोट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 12 पॉइंट नोट डाउन करो आप फटाफट से, और अगर डन है तो मैं स्टार्ट करूँ। विंशु के का रिजल्ट आ गया विंशु? नहीं मैम, अभी तो एग्जाम भी खत्म नहीं हुए। ओहो अच्छा, अभी एग्जाम भी खत्म नहीं हुए हैं। मैम 27 को रिजल्ट तो 27 को है, हाँ ठीक है। आप तुम्हारा रिजल्ट जल्दी आ रहा है विंशु, बाकी बच्चों का रिजल्ट मेरे ख्याल से लेट आएगा, क्योंकि उनका एग्जाम मेरा तो ऑनलाइन रिजल्ट ही आएगा ना, ईमेल पे आ जाएगा। हाँ मैं समझ गई। और मेरा प्लान भी यही है कि एज सुन एज पॉसिबल ना सबका पेपर एक बार खत्म हो जाए, हम 12 स्टार्ट कर देंगे फटाफट, हाँ। क्योंकि इस बार का जो थोड़ा सा सिनेरियो हो गया है, मैं नहीं चाहती हूँ अगली बार ऐसा हो। डन मैम। डन। ठीक है स्टार्ट करें फिर। हाँ सिस्टम इन सराउंडिंग पे चलते हैं, बाकी मैं रब करने जा रही हूँ। और आप, मैं ये आपको इसलिए मैंने लिखने के लिए कहा था, आप मुझे 1 बाय 1 बताओगे, आपको मैंने लिखवा दिया 12 पॉइंट। हाँ इसके बाद क्या करना है, आपके पास नोट्स पड़े हैं, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या, ये आपको ऐसे ही समझाती हूँ, आपको कुछ लिखने ऐसे ही कुछ नहीं है कि आपको डिक्टेट करूँ।
बस इतना क्लियर होना चाहिए कि सिस्टम का मतलब होता है जहां पे मेरा रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है, ये apparatus जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिएक्शन को कैरी आउट कर रही हूँ। या टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ले सकते हो आप। यूजुअली लैब के अंदर जब आप टेस्ट करते हो केमिस्ट्री लैब में, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट करते हो, रिएक्शंस को कैरी आउट करते हो। तो जहां पे रिएक्शंस कैरी आउट है, इसके अंदर आप रिएक्टेंट डाल रहे हो, उनके बीच आपने एप्रोप्रिएट कंडीशन डाल दिया है, उसके बाद रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अच्छा, सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का जितने सारे एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको छोड़ के रेस्ट सारे, इसके बाहर, इसके नीचे, इसके चारों तरफ, एंटायर यूनिवर्स, इसको छोड़ के बाकी सारे आपके सराउंडिंग्स में चले जाएंगे। सो एंटायर दिस इज माय सराउंडिंग। क्लियर है? जहां पे रिएक्शन कैरी आउट कर रही हूँ, जिसके जहां पे रिएक्शन जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर या कंटेनर के अंदर रिएक्शन चल रहा है, दैट इज द सिस्टम। अच्छा, एंड उसको एक्सेप्ट दैट सिस्टम, बाकी सराउंडिंग्स हैं वो सारे जो आउटर मोस्ट जो है उसके आउटसाइड द कंटेनर एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है, दैट इज माय सराउंडिंग्स। अच्छा, जब भी कोई वर्क डन होता है, जब भी कोई हीट एक्सचेंज होता है, जब भी किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन चलता है, तो वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में चलता है। अगर सिस्टम एंडोथर्मिक है, अगर सिस्टम एंडोथर्मिक है मान लो, या रिएक्शन एंडोथर्मिक चल रहा है, तो सराउंडिंग से हीट अंदर जाते हैं सिस्टम के पास। इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, अगर ये एंडो है तो। अगर सिस्टम के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडो वाला केस है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अंदर की तरफ खींच के लेगा। अगर सिस्टम एक्सो है और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, तो अगर एक्सो है तो ये एनर्जी रिलीज करेगी और उसके बाद सराउंडिंग को हीट सप्लाई करेगी सिस्टम। ठीक है, तो हमेशा जो ट्रांजेक्शन ऑफ हीट चलता है वो किस किस के बीच चलता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच चलता है। और आपका जो आगे की पढ़ाई भी है इसी को लेके, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलते हैं सिस्टम सराउंडिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत अच्छा है, मैं यहीं पर बताती हूँ आपको, ये भी मुझे मेरे पास इसको रहने देते हैं। अच्छा, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि मैंने कंटेनर का ढक्कन डाला नहीं है या टाइट बंद नहीं करा है ढक्कन को, इट इज ओपन, द टेस्ट ट्यूब इज ओपन अपवर्ड। मैंने इसका कोई पे ढक्कन वगैरह कुछ है नहीं, ना उसका कोई ऐसा है कि मैंने उसमें स्टॉपर डाल दिया है, इस तरीके से कुछ है नहीं। तो ओपन सिस्टम का मतलब होता है अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज्ड, देन द सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। जैसे कि आप एक कप के अंदर, एक कप में आपने चाय ली, गर्म चाय ली और थोड़ी देर उसे रख दिया, कप के ऊपर कोई ढक्कन या कोई ऐसा नहीं है, आपने कप को ऊपर रखा है और उसके अंदर आपने चाय लेके थोड़ी देर आपने रख दिया, तो क्या होता है, आप क्या देखते हो कि चाय वेपर होके भी बाहर आ जाता है, चाय का जो वाटर पोर्शन है वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर आल्सो। और कुछ देर के बाद जब आप छूते हो तो चाय आपको ठंडी लगती है, पीते हो तो आपको चाय ठंडी लगती है, होता है ना। अगर दोनों चीजें होती है, एक तो चाय ठंडी हो जाएगी जहां पे हीट का ट्रांजेक्शन चल रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, वेपर भी बाहर आ रहा है, मतलब मास भी बाहर आ रहा है कप के अंदर से। चाय का जो वाटर पोर्शन है वो वेपर की फॉर्म में बाहर आ रहा है, इसका मतलब है दैट इज मास, वेपर का बाहर आना मास का ट्रांजेक्शन है। और चाय का कूल हो जाना है, ठंडा हो जाना, दैट इज वो हीट का ट्रांजेक्शन है। दैट मीन्स ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज्ड।
सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, मास एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट का भी लेना देना चल रहा है और मास भी का भी लेना देना चल रहा है। यहाँ पे बोथ आर एक्सचेंज्ड। एक्सचेंज का मतलब लेन देन चलना, और क्या है ना, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा, ओपन सिस्टम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। छोटे छोटे पॉइंट है, ज्यादा एग्जामिनेट नहीं करेंगे। क्लोज सिस्टम। मैडम क्लोज सिस्टम क्या होता है? अगर मैंने कंटेनर के ढक्कन को बंद कर दिया ऊपर से, पिस्टन टाइप का कुछ है, मैंने बंद कर दिया पूरा, या कोई स्टॉपर है या कोई ढक्कन टाइप का है, कोई प्लेट है, मैंने उसको बिल्कुल उसका जो एंट्री पॉइंट है ढक दिया पूरा, जहां से मास एक्सचेंज हो सकता था मैंने क्लोज कर दिया है उसको। ठीक है, अब क्या होगा, क्लोज सिस्टम में मास बाहर नहीं जा पाएगा। देयर विल बी ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, खाली एनर्जी एक्सचेंज जाता है क्लोज सिस्टम में। बिल्कुल है, अगर ये इंसुलेटेड नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये जो वॉल है, वॉल के थ्रू एनर्जी बाहर आएगा। वॉल के थ्रू मास तो बाहर नहीं आ सकता है, बट वॉल अगर कंडक्टिंग है तो हीट बाहर की तरफ फ्लो करेगा। If my wall is conducting in nature, is not insulated, और अगर मैंने ऊपर से ढक्कन बंद भी कर रखे हैं, ठीक है, और अगर वॉल कंडक्टिंग है, हीट कंडक्शन करता है, तो उसका मतलब ये है कि मास बाहर नहीं आएगा क्लोज सिस्टम में, बट हीट कैन बी एक्सचेंज। So here only heat is exchanged between, write down, between system and surround। मास, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब जितना है वैसे ही रहेंगे क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहे हैं, क्लोज सिस्टम है। वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। क्लोज सिस्टम में ऑलवेज वॉल्यूम इज, ओपन सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। मैंने खोल दिया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान में, ओपन सिस्टम में हमेशा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आपको ये पॉइंट बता देती हूँ मैं, ओपन सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। एंड क्लोज सिस्टम में क्या कांस्टेंट रहेगा? मैंने ढक्कन लगा दिए ना, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो आप इसे आइसोबेरिक कह सकते हो, इसको आइसोकोरिक भी कह सकते हो। अभी आपको उतना पता नहीं है आइसोबेरिक आइसोकोरिक, वैसे हमने पढ़ा था स्टेट समेटर में, दोबारा हम पढ़ेंगे। हाँ, तो ओपन सिस्टम इज कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, क्योंकि ये ओपन है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल होने का चांसेस है, सारे प्रेशर ओपन है पूरा ही। और क्लोज सिस्टम का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम कहा जाता है उसको। और यहाँ पे क्लोज सिस्टम में खाली हीट, अगर इंसुलेटेड वॉल नहीं है तो हीट ट्रांजैक्शन चलता है, मास से कोई ट्रांजैक्शन नहीं चलता है। Go to the fourth point, that is isolated। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि क्लोज्ड भी है और वॉल भी इंसुलेटेड। क्लोज्ड भी कर दीजिए थर्मोफ्लास्क। थर्मस में आपने देखा होगा, थर्मोफ्लास्क में चाय वगैरह रखा जाता है काफी देर के लिए गर्म रहने के लिए। कॉफी डाली जाती है, गर्म कॉफी हो गया, गर्म दूध हो गया, उसमें डाला जाता है। किसमें डाला जाता है? थर्मोफ्लास्क में डाला जाता है। सो दैट काफी टाइम के लिए आप कहीं पे जर्नी कर रहे हो तो आप उसमें कैरी करके लेते हो, ताकि बहुत देर तक वो अंदर गर्म रहे, टेम्परेचर बाहर ना आए बिल्कुल भी, और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, हीट बाहर फ्लो ना करे और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट अंदर रह जाए। आपने गर्म डाला है तो हल्के से चेंज होता है, उतना परफेक्शन कहीं किसी भी थर्मोफ्लास्क में नहीं होता है कि वो बिल्कुल एकदम इंसुलेटेड कर दे। आपको ये भी पता है कि 12 घंटा 14 घंटा के बाद उसका असर खत्म होने लगता है, आपने देखा होगा। आप जितना भी बढ़िया क्वालिटी का थर्मोफ्लास्क ले लो, होता क्या है, कुछ देर तक तो बहुत बढ़िया रहता है, वो गर्म ही रहता है चाय आपके उसके अंदर, बट कुछ बहुत जब आवर्स चला जाता है 10-12 घंटे के बाद, आप देखना फिर भी फर्क आता है। इतना परफेक्शन के साथ एक इंसुलेटेड वॉल बहुत देर तक उसको रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट स्टिल इट कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मस फ्लास्क में हम चाय को रखते हैं, गर्म चाय को, जब काफी देर तक वो उसी कंडीशंस में रहता है, गर्म होके रहता है, सो दैट वी कैन यूज इट आफ्टर सम आवर्स आल्सो। ठीक है, अच्छा, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? टोटल क्लोज रहेगा, साथ में इंसुलेटेड वॉल भी रहेगा। दैट मींस देयर इज नो ट्रांजैक्शन ऑफ
mass and energy. Neither mass nor energy is exchanged between the system and the surrounding. Right? Neither mass or nor energy. Neither mass nor energy is exchanged between the between the system and the surrounding. आप खुद लिख सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे ना मास का ट्रांजेक्शन चलता है ना एनर्जी का मतलब यहाँ पे हीट है। एनर्जी का मतलब क्या है, एक हीट है, तो ट्रांजेक्शन नहीं करता, ठीक है। ये हो गया ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, क्लियर है। और यहाँ पे हम हीट को पूरा जीरो ले लेते हैं क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं चलता है, तो क्या है, कोई दोनों के बीच में सिस्टम चल रहा है तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लिया आपने ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। हियर ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज्ड, इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। क्लोज सिस्टम में ओनली हीट इज एक्सचेंज्ड, इट इज अ यूजुअली हम इसे लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम लेते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है नाइदर मास नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज, कुछ भी एनर्जी कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है, टोटल इंसुलेटेड वर्ल्ड होता है यहाँ पे। तो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट वन, बताओ पे। State variable and state function. स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो हाँ, इसको मैं रब करने जा रही हूँ अभी, इसका और बाकी काम जब आएगा तो फिर हम बनाएंगे इसको। स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, state variables and state function। और क्या मैं आपको वो भी बता दूंगी, पाथ फंक्शन भी पढ़ लेंगे। पाथ फंक्शन क्या होता है, करेंगे उससे मैं कराऊंगी आपको। स्टेट वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे मेजरमेंट किसी भी सब्सटेंस का जो कि उस सब्सटेंस का स्टेट को अफेक्ट कर सके। मतलब स्टेट का मतलब वही होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस वगैरह स्टेट होते हैं, एक सब्सटेंस के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो स्टेट को अफेक्ट करता है? द वेरिएबल्स दैट अफेक्ट्स द स्टेट वेरिएबल। affects the state of a system, किसी भी सिस्टम का स्टेट को वो अफेक्ट कर सकता है। क्या एग्जांपल है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, नंबर ऑफ मोल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर ऑफ मोल्स को हम अगर उस तरीके से बताएं तो एन भी लिखते हैं, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स को हम एन लिखते हैं। ये अगर मैं वेरी करती हूँ, ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसको अगर मैं वेरी करती हूँ तो स्टेट चेंज होने का चांसेस है, ठीक है। ये छोटा सा एक आपका डेफिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट गो टू स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के लिए आपको आगे के टॉपिक थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, अभी बस डेफिनेशन भर जानी है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? मान लो एक सिस्टम के अंदर रिएक्शन चल रहा है और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो एक फाइनल स्टेज होगा, एक रिएक्शन है, ए से स्टार्ट हुआ, बी में चला गया, सी में चला गया, डी में चला गया, पहुंच गया डी में आके ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है या कुछ कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट के ऊपर। दिस इज माय स्टेट फंक्शन। कुछ कुछ ऐसे मेरे पास प्रॉपर्टी, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि रिएक्शन के टाइम में चेंज तो होता है, बट वो हमेशा इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट
के ऊपर होता है, ना कि इंटरमीडिएट। दिस इज माय स्टेट फंक्शन। आप अपने तरीके से लिख पाओगे या मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं? स्टेट फंक्शंस का मतलब है द वेरिएबल्स और द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स only on the initial and final state of a system, not on the intermediates. लिख पाओगे? एक काम करते हैं, आपको मैं तो नोट्स भेजूंगी ना, नोट्स में प्रॉपर डेफिनेशन है, आप लिख देना, चलेगा? आगे बढ़े फिर। यस मैम। क्योंकि हम क्या अभी लिख पाऊंगे तो टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक काम करते हैं, आपको बता दिया है इसके ऊपर डिपेंड कैसे मूव करा। हो सकता है वही सिस्टम ए से लेके भी डी में पहुंच गया है। एक सिस्टम 3 पाथ फॉलो करके डी में पहुंचा और वही सिस्टम 2 पाथ फॉलो करके भी डी में पहुंच रहा है, 5 पाथ फॉलो करके भी डी में पहुंचेगा। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि उसने कितने पाथ फॉलो करके प्रोडक्ट बनाए हैं। मेरा मेन होता है कि कहाँ पे था और पहुंच कहाँ पे गया है। इसे कहते हैं इनिशियल स्टेट, दिस इज द फाइनल स्टेट। और इसी के ऊपर जो क्वांटिटीज डिपेंड करता है हम उसे कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो एग्जांपल ले लेते हैं, write down enthalpy change, entropy change, sorry, internal energy change, entropy change gives free energy change, etc etc। ये सारे कहाँ पे आ जाएंगे? आपके स्टेट फंक्शन के अंदर आएंगे। ये स्टेट फंक्शन जो कि स्टार्टिंग और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, और ये स्टेट वेरिएबल्स जो कि स्टेट को अफेक्ट करता है। और होता है पाथ फंक्शन, मैं इसी के साथ ही पढ़ा देती हूँ। पाथ फंक्शन स्टेट्स हियर। पाथ फंक्शन का मतलब होता है पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरा एक प्रोडक्ट बन रहा है, ए से बी बन रहा है, सी और डी बन रहा है, तो हर एक पाथ को लेके इसका वैल्यू जो है वो डिफर कर सकता है। तो दिस इज माय पाथ फंक्शन। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? आपका आ जाएगा क्यू, आ जाएगा वर्क डन, आ जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हीट आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ये वेरी करता है। ये हर एक पाथ के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है। क्लियर है? दिस इज माय पाथ फंक्शन। सो राइट इट डाउन। फिर हम नेक्स्ट क्या है बेटे, बताना मुझे। और ऐसा भी होता है कि 2 पाथ फंक्शन जब ऐड हो जाते हैं, तो जब 2 पाथ फंक्शन ऐड हो जाते हैं तो एक स्टेट फंक्शन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप पढ़ोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। आप आगे पढ़ोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये स्टेट फंक्शन है, बट ये दोनों पाथ फंक्शन है। 2 पाथ फंक्शन का जब समेशन हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो एक स्टेट फंक्शन में कन्वर्ट भी हो जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं, इफ दिस इज डन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेट वेरिएबल्स हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया, मैम एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मैं रब कर रही हूँ। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी दे सकते हैं और 1 मार्क का क्वेश्चन भी दे सकते हैं। 4-5 प्रॉपर्टी दे के आपको बोल सकते हैं